नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार मेहनत में लगे हुए होंगे। तो साथियों हम आगे बढ़ते हैं अब। तो कल हमारा वैदिक युग लगभग हो गया था, तो आज से स्टार्ट करेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, या उसी को महाजनपद काल भी बोला गया है। तो महाजनपद काल, और जो महाजनपद काल, और हाँ, और एक और वो ध्यान आ गया कि मैंने बोला था, तो हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी ये कहें या कुछ अभ्यर्थी सोचें अरे गुरुजी वैसे ही बोल दिया था। तो वैदिक युग के बाद मैंने आपसे बोला था कि वैदिक युग और सिंधु सभ्यता की थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन कि क्या क्या अंतर दोनों में, जैसे होता है ना कि दोनों का, कि एक नगरी थी एक ग्रामीण थी, तो दोनों में क्या क्या अंतर रहा, तो कुछ अंतर की कुछ पॉइंट कि पूछ लेता है कि जैसे पॉइंट में दे दे कथन कांड में, तो एक बार ये समझ भी होनी चाहिए। तो चलो पहले एक बार ये और करवा देता हूँ, उसके बाद फिर महाजनपद काल मतलब 2-3 मिनट का ये और है, तो तुलनात्मक और पॉइंट बता दूं आपको, तो वो आपको आपकी समझ में आ जाएंगे, आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद ही फिर महाजनपद का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व द्वितीय नगरीकरण जिसे बोलते हैं। प्रथम नगरीकरण सिंधु सभ्यता हो गया, द्वितीय ये महाजनपद काल में, और द्वितीय नगरीकरण कैसे होगा ये मैं आज आपको बताऊंगा कि लोहे की द्वारा किस तरीके से परिवर्तन आए, लोहे की खोज से कैसे कृषि में परिवर्तन आए, कृषि में परिवर्तन आए तो उत्पादन में वृद्धि हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई तो फिर समाज में कैसे कैसे बदलाव आए, उसकी राजनीतिक व्यवस्था सैन्य व्यवस्था में कैसे आई। तो ये क्रमिक रहेगा, तो आपको लगेगा कि हाँ ये द्वितीय नगरीकरण है। तो वो द्वितीय नगरीकरण की यही है शुरुआत, कि जैसे ही परिवर्तन आएंगे आप देखोगे कि जैसे जन बनेंगे, छोटे छोटे गांव मिलकर जन बनेंगे, जन 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 और जन मिलकर जनपद बनेंगे, और जब जनपद जनपद मिलकर फिर महाजनपद बनेंगे, फिर टोटल मतलब कुल 16 महाजनपदों में समाज को, जैसे एक 16 महाजनपदों में पूरे क्षेत्र का विभाजन हो जाएगा। उसमें से भी जो सबसे ताकतवर महाजनपद होगा, या जो सबसे ज्यादा ताकतवर, ताकतवर कैसे, जो आर्थिक दृष्टि से, जिसके पास पैसा होगा, और पैसा कैसे आएगा क्योंकि जिस पे उसमें खनन जो संसाधन होंगे, प्राकृतिक संसाधन होंगे, जिस पर सैन्य सैन्य व्यवस्था उसकी अच्छी होगी, सैन्य सैन्य शक्ति उसकी सुदृढ़ होगी, वही ताकतवर बनेगा। तो वो जो ताकतवर बनेगा वही एक दूसरे जो छोटे छोटे जो कम ताकतवर या जो कमजोर जनपद हैं उनको अपने में मिलाएगा। ऐसे ही कमजोर जनपदों को मिला के, और उसके बाद फिर कूटनीति, उससे, और आप देखोगे कि जैसे ही महाजनपद काल में मैं करवाऊंगा कि हर एक वंश आएगा, हर एक वंश में एक बिंबिसार नामक जो राजा है, वो आप देखोगे कि आसपास के जनपदों के 4-4 या 3-3 4-4 मतलब लगभग आसपास के जो लग रहा था उसे कि हाँ थोड़े मजबूत मजबूत जनपद हैं, उनसे अपना वैवाहिक संबंध बनाता है। जब वैवाहिक संबंध, जब रिश्तेदार बन गए, एक रिलेशन में आ गए, आपके वैवाहिक संबंध उनसे स्थापित हो गए, तो वो आपके मित्र राष्ट्र हो गए। और जब मित्र जनपद हैं तो उसकी और आप उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी, और ताकतवर हुआ वो जनपद। और जैसे जैसे ताकतवर जनपद होगा, उसमें संसाधन भी हैं, उसमें सैन्य शक्ति भी है, और वो ऐसे उसकी मित्र राष्ट्र भी अधिक हैं, ताकतवर होगा, तो वही एक साम्राज्य में तब्दील होगा। वही एक क्रमिक परिवर्तन होगा कि वो सब छोटे छोटे राष्ट्रों को मिला लेगा। फिर जब आएगा कि और ज्यादा, जब वो पूरी तरीके से मजबूत हो जाएगा, तो जो उसके मित्र राष्ट्र उन्हें भी कोशिश करेगा कि इसे भी पूर्णतः अपने में मिला लिया जाए, तो उन्हें भी मिला लेगा, तो वहीं से एक साम्राज्य का उदय होगा। और जब साम्राज्य का उदय होगा, साम्राज्य स्थापित होगा, साम्राज्य स्थापित, फिर मैं उसी में आपको देखने को मिलेगा कि जो मगध साम्राज्य, मगध नामक जो महाजनपद था वो सबसे ताकतवर था। उसकी भी आज मैं चर्चा करूंगा कि किस तरीके से ताकतवर, आज नहीं तो हो सकता है कल की क्लास में हो जाए चर्चा। तो वो चर्चा रहेगी कि किस तरीके से ताकतवर था, क्या ऐसे कारण थे कि जिनसे मगध साम्राज्य ही क्यों 16 महाजनपदों में, मगध महाजनपद ही क्यों 16 महाजनपदों में से अकेला साम्राज्य स्थापित कर पाया। तो उसके बहुत प्राकृतिक कारण भी हैं, भौगोलिक कारण भी हैं। तो वो सब आपको सुदृढ़ करने के लिए आपको बताएंगे, उसकी राजधानी की भी बताएंगे कि पहले राजगृह थी, फिर गिरिब्रज हुई, उसके बाद फिर लास्ट में पाटलिपुत्र हुई। तो पाटलिपुत्र क्यों महत्वपूर्ण है, उसकी राजनीति पाटलिपुत्र, राजधानी पाटलिपुत्र ही क्यों थी, तो उस पर भी कारण है, क्योंकि पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से बहुत सुदृढ़ था। वो मैं बताऊंगा आपको, जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा आपको ये सब क्लियर होते जाएंगे, ये सब आपके सामने एक एक मतलब जैसे तस्वीर के पहलू की तरह आपके सामने खुलते जाएंगे, किताबों की जैसे एक पहला पेज, और ये ऐसे क्रमिक,
जैसे स्टेप बाय स्टेप इतिहास को इतना आसानी से आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, इतनी आसानी से प्रस्तुत करूंगा साथियों, आप कहोगे कि हाँ इतना आसान इतिहास कभी नहीं पढ़ा। तो वही एक एक पॉइंट आपको देखेगा कि हाँ यहाँ इस वजह से ये परिवर्तन हुए, इसीलिए। तो इतिहास का मतलब ये नहीं होता कि रट्टा मार लो, इतिहास को समझना पड़ता है। इतिहास को आपके दिमाग में एक खाका बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, कि दिमाग में जब स्ट्रक्चर बना होता है, खाका बना होता है, तो उससे आपके दिमाग में जैसे ही क्वेश्चन प्रश्न सामने आएगा, दिमाग तुरंत क्लिक करेगा कि अच्छा इसका आंसर ये है। तो वो ऐसे थोड़ी होगा कि ये फलाने जनपद की राजधानी ये थी, ये इसका ये था, रट लिया, फलाने राजा ये थे, इसने ये इस वजह से ये। रटने से क्या है, कितना रट लोगे? इतिहास कोई छोटा थोड़ी कि एक बुक हो या 10 पेज हो 20 पेज हो, रट लो, रटने से हो जाएगा। नहीं, इतिहास पूरा विस्तृत है। अगर पढ़ने पे आप आओगे, अगर ऐसे रटोगे तो आप रट ही नहीं सकते। इतिहास आप रट ही नहीं सकते, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर इतिहास अगर आप रटने की कोशिश करो तो रट ही नहीं सकते, उसे समझना पड़ेगा। और जब समझोगे, फैक्ट रट सकते हो कि तुम 2-4 फैक्ट रट लो, 2-4 पेज रट लो। वो होता है कोई महारथी ऐसा होता है, हर किसी के जैसे, जब मतलब हमारे ग्रुप में भी हैं कुछ ऐसे 1-2 महारथी जो रट्टा मार के से खतरनाक तरीके से रट्टा मार सकते, लेकिन वो भी रट्टा कितना, 10 पेज, लास्ट 20 पेज, 30 पेज, मैं कह रहा हूँ एक नोट्स पूरा, एक एक कॉपी या एक बुक रट सकते हो, इससे ज्यादा फिर एक बुक से थोड़ी होता है। इतिहास तो एक एक टॉपिक पे एक एक बुक है, कितना रटोगे? अगर मैं इसी पे महाजनपद काल पे ही आपको करवाने लग जाऊं, या अब भी जैसे तुलनात्मक अध्ययन में सिंधु सभ्यता वैदिक युग का करवाने लग जाऊं, उसी पे एक बुक है। अगर आप मेडिवल पे आओगे तो मेडिवल में एक एक टॉपिक पे एक एक राजा पे एक एक बुक है। इरफान हबीब और ये सब क्या है, ये इन्होंने एक एक टॉपिक पे लिखी हुई है। राम शरण शर्मा, अब और उसकी छोड़ो, अब ये जो अभी फिलहाल में जो सबसे ज्यादा बताते हैं कि उन्हीं की बुक से ज्यादातर प्रश्न यूपीएससी में भी पूछे जा रहे हैं, राज्य लोक सेवा आयोग में पूछे जा रहे हैं, और आर यहाँ से सब वहीं से उठा रहे हैं, बता रहे हैं कि सीधी सीधी लाइन फंस जाती है। तो वो क्या, सौरभ चौबे, तो उनका भी आप देखोगे तो इतनी मोटी किताब प्राचीन भारत पे, इतनी ही मोटी आपको मध्यकालीन पे मिलेगी, और उससे भी बड़ी आपको आधुनिक पे मिलेगी। तो ये क्या है, ये इतना कैसे रट सकता है इंसान? तो साथियों, मेरा इतनी देर समझाने का सिर्फ यही एक मकसद है, यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इतिहास को रटना नहीं है, समझना है। और जब एक बार आप समझ गए तो इतिहास इतना आसान लगेगा, अपने ऐसा लगेगा दोस्तों के नाम याद करना, अरे अच्छा ये तो ऐसे ऐसे ये हुआ होगा। तो ये सब जब आप एक बार समझ जाओगे तो सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि ये अच्छा, ये यहाँ से अगर आप वैदिक सिंधु सभ्यता से वैदिक युग में आएंगे तो ये परिवर्तन होंगे, ये निरंतरता चलती आएगी। और उसके बाद जैसे ही महाजनपद काल में ऐसे सामाजिक परिवर्तन हुए, ऐसे राजनीतिक हुए, और यहाँ से ये जुड़ा हुआ, तो ऐसे ही दिमाग में तो आएगा। तो वही समझना है कि जब एक बार समझ गए तो साथियों प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिंधु सभ्यता, इस साइड लिख लेते हैं सिंधु सभ्यता, और ये एक बीच में हम ये लकीर लिख कर लेते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं वैदिक युग। तो ये हो गया। अगर आप साथियों, अगर आप इनमें वैदिक युग और सिंधु सभ्यता में अगर परिवर्तन की उसके जो तुलनात्मक अध्ययन का अगर आप देखोगे तो साथियों आपको सबसे पहला पॉइंट आपको नजर आएगा। अगर हम शुरुआत से प्रारंभ करें तो आपको नजर आएगा कि जो सिंधु सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक समाज था, पहला पॉइंट तो यही हो गया। वैदिक युग पितृसत्तात्मक था, तो सीधे सीधे पहला पॉइंट यही लिख लो, मातृसत्तात्मक, और वैदिक युग पितृसत्तात्मक। और दूसरा पॉइंट आपके सामने आएगा, तो आप जैसे पहला ऐसे ऐसे लिख सकते हो, ये दूसरा, और यहाँ पे भी अब ये पहला, यहाँ पे दूसरा। दूसरे में क्या क्या आएगा साथियों? दूसरे में ये होगा कि जिसके आधार पर सबसे बड़ा अंतर जो पाया जाता है सिंधु सभ्यता और वैदिक युग में, वो लोहा है। तो आप दूसरा लिख सकते हो कि लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि सैंधव लोग तो लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे
से परिचित नहीं, नहीं, और वैदिक युगीन लोहे से परिचित थे, लोहे से परिचित थे, परिचित थे। तीसरा अगर पॉइंट हम बनाएं तो तीसरा पॉइंट क्या बनेगा साथियों? तीसरा पॉइंट क्या बनेगा? तीसरा पॉइंट सीधे सीधे बनेगा कि तीसरे पॉइंट में आप लिपि पे भी लिख सकते हो कि इसकी श्रवणात्मक लिपि थी, कि मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को मतलब सुना के श्रवण परंपरा पर आधारित लिपि थी। लिपि नहीं बोल सकते उसे, श्रवण परंपरा पर आधारित समाज था। कि आप सीधे आप लिखना चाहो तो आप सीधे लिख सकते हो कि इनकी शिक्षा प्रणाली मौखिक थी। अगर शिक्षा की तो बात होगी श्रवण परंपरा वाली, कि एक दूसरे को सिखाते, वेद गाकर एक दूसरे को बताकर मौखिक द्वारा बोलकर उन्हें रटवाए, उन्हें याद करवाए, फिर उन्होंने अगली पीढ़ी को याद करवाए। बाद में ही तो लिखा गया है, बाद में ही तो इनका जो वेद लिखे गए हैं वो कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी ने, तो वो महाजनपद काल के लगभग जाके लिखे गए, 6ठी शताब्दी में जाके लिखा गया है। लेकिन शुरुआत में तो मौखिक थी। तो आप लिख सकते हो शिक्षा प्रणाली मौखिक, शिक्षा नहीं इसमें नहीं, ये चित्रात्मक लिपि। सिंधु सभ्यता में तो चित्रात्मक लिपि थी ना, तो सैंदव में ही तो लिख रहे हैं। तो चित्रात्मक लिपि, चित्रात्मक लिपि थी। यहां आप लिख सकते हो कि मौखिक या शिक्षा प्रणाली मौखिक, शिक्षा प्रणाली मौखिक थी, मौखिक। दूसरा आप लिख सकते हो, या फिर यहां चौथा पॉइंट अगर आपको देना हो तो आप लिख सकते हो कि यहां सैन्य व्यवस्था की कोई साक्ष्य नहीं है। सैन्य सेना नाम की कोई वो नहीं थी सिंधु सभ्यता में, क्योंकि सिंधु सभ्यता के सैंधव लोगों को शांतिप्रिय लोग बताया गया है। वहां रक्षक दल के साक्ष्य जरूर हैं। रक्षक दल को एक चौकीदार के रूप में, कि पशु चोरी न हो जाए उसकी देखभाल करना, तो उसके लिए रखा गया था। बाकी सैन्य व्यवस्था के कोई साक्ष्य नहीं है, सेना के रखने के कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन वैदिक युग में आप देखोगे कि सेना के साक्ष्य हैं। और दूसरा आप देखोगे तो युद्ध में हेलमेट और कवच पहनने के साक्ष्य हैं। यहाँ कोई कवच के साक्ष्य नहीं, तो आप लिख सकते हो कि कवच, हेलमेट एवं सेना के कोई साक्ष्य नहीं, एवं सेना का कोई साक्ष्य नहीं, कोई साक्ष्य नहीं। और यहां आप देखोगे तो युद्ध में कवच और हेलमेट पहनने के साक्ष्य, और जब युद्ध में कवच और हेलमेट पहनेंगे तो सेना तो थी, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो यहीं पे कि सेना रखते थे। तो ये 4 पॉइंट हो गए। अगर पांचवा अगर आप देना चाहो साथियों, तो पांचवा भी आप देख सकते हो कि अगर जैसे पांचवा हम पॉइंट की अगर बात करें यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो कि सैंधव लोग थे, घोड़े से परिचित नहीं थे, घोड़े से परिचित नहीं। और आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो हाथी और व्याघ्र से परिचित थे, हाथी और व्याघ्र से परिचित थे। और जो वैदिक युगीन लोग थे वो घोड़े से तो परिचित थे, लेकिन हाथी और व्याघ्र से परिचित नहीं थे। तो आप लिख सकते हो घोड़े से परिचित, किंतु हाथी और व्याघ्र मीन्स शेर, व्याघ्र से परिचित नहीं। तो ये हो गया। तो ये मोटा मोटा आपको मैंने करवा दिया कि जो 4-5 पॉइंट थे। अगर इसमें और भी जैसे अगर आपको लिखना चाहो तो ये वैसे तो अपनी जैसे अगर बाकी तो सब सारे पॉइंट हो ही गए हैं, और बाकी जो मेन जो जरूरत जो होती है ना कि जहाँ से प्रश्न आयोग उठाता है,
तो ये मैंने आपके करवा दिया। और जैसे मातृसत्तात्मक समाज था या पितृसत्तात्मक समाज, तो इनमें एक निरंतरता देखने को मिली। वैसे तुलनात्मक अध्ययन करें तो अंतर का ही वो होगा, लेकिन निरंतरता का एक पॉइंट और बता दूं कि सिंधु सभ्यता का परिवार जो कुल वो था, समाज था, वो परिवार आधारित था, और वैदिक युग का भी परिवार आधारित था। बस अंतर यही था कि इसका समाज मातृसत्तात्मक था और वैदिक युग का समाज पितृसत्तात्मक था। तो साथियों ये कुछ मतलब तुलनात्मक परिवार, जैसे तुलनात्मक अंतर जैसे पूछ लेता है ना कि तुलनात्मक अंतर, तो वैदिक युग में क्या क्या अंतर रहा, क्या क्या ही रहा, तो ये सब मैंने आपको करवा दिए। अब इससे आगे जैसे ही हम आते हैं तो आप देखोगे कि जो महाजनपद काल या छठी शताब्दी ईसा पूर्व के समाज की अगर हम बात करते हैं, या फिर छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, ये भी आप हेडिंग डाल सकते हो। तो उसमें आप देखोगे कि जैसे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल, इनमें जैसे अगर तुलनात्मक, जैसे आपको क्रमिक जैसे मैं बत करवाऊंगा अभी, तो जैसे ऋग्वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल, तो आपको देखोगे कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का तो मैंने अभी करवाया है कुछ समय पहले, कि अगर जैसे प्राथमिक पेशा की बात होगी तो ऋग्वैदिक काल में पशुपालन होगा, उत्तर वैदिक काल में कृषि हो जाएगा, कृषि प्रधान पेशा हो जाएगा। और जैसे ही महाजनपद काल में आएंगे तो महाजनपद काल में साथियों आप देखोगे कि अधिशेष कृषि हो जाएगी। मतलब ये कि अधिशेष की भी मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया था, और फिर जैसे सिंधु सभ्यता वाली उसमें क्लास में भी आपको समझाया था कि अधिशेष कृषि ये कि जो कृषि आई, या आप लिख सकते हो कि व्यापक अधिशेष कृषि। एक अधिशेष कृषि तो चल ही रही थी, उत्तर वैदिक काल में भी आप अधिशेष की व्यवस्था करते थे, लेकिन महाजनपद काल आते आते कृषि इतनी विकसित हो गई, या कृषि इतनी अच्छे स्तर पर होने लगी कि व्यापक अधिशेष कृषि, आप देखोगे कि व्यापक जो कृषि की उस जो अभी वर्तमान में जो हमारे निर्वहन के लिए जो जरूरी है वो, और भविष्य के लिए भी हम स्टॉक रखना, अधिशेष रखना, उसे व्यापक अधिशेष कृषि बोला जाता है। तो वो व्यापक अधिशेष कृषि भी रखने लगे। तो आप जैसे ही हम ये साफ कर देते हैं और अपना आज की क्लास का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। तो मेन टॉप जो हेडिंग है वो ये हो गया कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। इसी को आप बोलना चाहो तो आप यहाँ स्लैश में आप यहाँ जैसे ये डाल के आप लिख सकते हो महाजनपद काल, इसी को आप लिख सकते हो महाजनपद काल, क्योंकि इसी में आ जाएगा। तो ये आप स्लैश डाल के ये लिख सकते हो महाजनपद काल। तो इसमें साथियों अगर हम देखें तो आपको जो एक मैं समझाने का जो पॉइंट है आपको मैं बताऊं, तो पहला सबसे पहले ऋग्वैदिक काल, यहाँ उत्तर वैदिक काल, और इधर आप लिख सकते हो महाजनपद काल। तो साथियों मेन जो है वो ये है कि आपको जैसे ऋग्वैदिक काल हो गया, ये उत्तर वैदिक काल हो गया, ये महाजनपद काल हो गया। अब तीनों में जो मैं आपको अभी जो समझाना चाह रहा हूँ आपके बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा दूंगा, इतना आसान बता दे रहा हूँ। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि इतिहास को मैं इतना आसान, अगर इतना आसान करवा दूंगा कि आप कहोगे कि गुरुजी इतनी आसानी से भी अगर इतिहास को पढ़ा जा सकता है, कि इतिहास को समझा जा सकता है, या इतिहास को याद किया जा सकता है, बहुत आसान। आप देखोगे पॉइंट के जैसे ऋग्वैदिक काल, तो आप जैसे यहाँ पे अगर आप पहला पॉइंट दो तो पहला प्राथमिक पेशा, क्योंकि इसी जो मैं पॉइंटों से आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसी से आपके दिमाग में आएगा तो अब आप समझोगे कि प्राथमिक पेशा क्या था। जो तीनों में जैसे ऋग्वैदिक काल में क्या था, उत्तर वैदिक काल में क्या था, महाजनपद काल में क्या था,
और जैसे ही प्राथमिक पेशा से आप आगे जाओगे तो प्राथमिक पेशा में ही आप देखोगे कि जो ऋग्वैदिक काल में कबीलाई समाज हो गया। प्राथमिक पेशा में जाओ आप देखोगे पशुपालन था तो उसका कबीलाई समाज था और जनों में बटा हुआ था। जनों में आप या भी बोल सकते हो कुलों में, कुल थे तो कुलों में बटा हुआ था, या गांव थे तो जनों में बटा हुआ था मेन। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिख सकते हो, ये यहाँ इससे करवाऊं तो पशुपालन, पशुपालन। और जब पशुपालन था तो आप नीचे जैसे ही आप आओगे तो आप देखोगे कि पशुपालन से नीचे आप आओगे तो जब पशुपालन था तो उस समय क्या था, कबीलाई समाज था। और कबीलाई समाज था, जैसे अब कबीलाई समाज, कबीलाई समाज, या फिर लिख सकते हो कि कबीलाई सामाजिक संरचना थी। और जब कबीलाई सामाजिक संरचना थी तो आप देखोगे कि जनों में बटा हुआ था, जनों में विभाजित था, विभाजित था मेन। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जनों में विभाजित था, कबीलाई समाज था। पशुपालन जब था, क्योंकि पशुपालन था प्राथमिक पेशा। लोहे के बारे में ऋग्वैदिक काल में खोज नहीं होती, उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में जाके लोहे की खोज हुई। तो जैसे ही 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज होती है तो आप अब यहां आ जाओ कि उत्तर वैदिक काल में फिर प्राथमिक पेशा क्या आ जाएगा, मैंने करवाया क्लास में साथियों। तो जैसे ही प्राथमिक पेशा की बात होगी तो जैसे ही लोहे की खोज होगी यहाँ पे, तो लोहे की खोज के तुरंत बाद आप देखोगे कि उत्तर वैदिक काल में प्राथमिक पेशा कृषि हो जाएगी। तो आप मेन जैसे ही लिख सकते हो कि कृषि प्रधान पेशा। और जब कृषि प्रधान पेशा हो जाएगा तो साथियों आप देखोगे कि भूमि स्वामित्व की अवधारणा आएगी। और जैसे ही भूमि स्वामित्व की अवधारणा आएगी तो लोहे का व्यापक प्रयोग होगा। लोहे का प्रयोग होने से कृषि अच्छी होगी, कृषि सुदृढ़ होने लग जाएगी। और जब कृषि सुदृढ़ होने लग जाएगी जो जन थे, जो जन उसमें जो ऋग्वैदिक काल में जो जनों में विभाजित था समाज, वो फिर जन जन मिलकर महाजनपद बनाएंगे। भाई जन जन मिलकर जनपद बनाएंगे, हाँ महाजनपद, सॉरी, जन जन मिलकर जनपद बनाएंगे। और यही जनपद जनपद अभी देखोगे कि जनपद जनपद मिलकर महाजनपद काल में आकर महाजनपद बनाएंगे। तो आप सीधे लिख सकते हो कि कृषि प्रधान पेशा, कृषि प्रधान पेशा हो जाएगा। और जब कृषि प्रधान पेशा हो जाएगा तो साथ ही आप देखोगे कि कृषि प्रधान पेशा जैसे ही होगा तो भूमि स्वामित्व की अवधारणा आएगी। क्योंकि जब कृषि प्रधान पेशा होगा, कृषि सब करने लगे तो फिर कहेंगे कि ये कृषि मेरी है, इस पर सिर्फ मैं ही वो करूंगा। तो उस पर स्वामित्व स्थापित करना कि ये मेरी कृषि है, यहाँ से यहाँ तक मेरी है। फिर वो कहेगा कि नहीं यहाँ से यहाँ तक मेरी है, यहाँ मैंने पिछली बार फसल बोई थी, इस बार तू कैसे वैसा बो सकता है, तो ये मेरी है। तो फिर ऐसे भूमि स्वामित्व की अवधारणा आएगी कि ये इस पर मैं, ये अच्छी फसल होती है तो किसी ने की कि यहाँ बढ़िया फसल हुई तो ये मैं कर रखूंगा। और किसी ने, तो वो एक स्वामित्व आ जाएगा कि अरे यार जब यहाँ पे अच्छी हो रही है तो इसको मैं करूंगा, तो इसमें मेरा स्वामित्व है, ये मेरी है कर, तो अपना वाला। तो आप लिख सकते हो मेन कि भूमि स्वामित्व की अवधारणा, भूमि स्वामित्व की, स्वामित्व स्वामित्व की, एक सेकंड, भूमि स्वामित्व की अवधारणा, स्वामित्व की अवधारणा आई, अवधारणा आई। और जब भूमि स्वामित्व की अवधारणा आएगी तो आप देखोगे कि दूसरा पॉइंट अगर हम इसमें लिखना चाहें तो लोहे का व्यापक प्रयोग होने लगा कृषि में। और जब कृषि में लोहे का प्रयोग होने लगा तो उससे आप देखोगे कि जो जनपद, जो जन जन मिलकर जनपद बनाएंगे। क्योंकि जब आप लिख सकते हो एक तो भूमि स्वामित्व की अवधारणा आप लिख, और दूसरा लोहे का व्यापक प्रयोग, लोहे का व्यापक प्रयोग, प्रयोग। और जैसे ही आप देखोगे कि लोहे का व्यापक प्रयोग होगा तो साथियों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो जन थे, जो यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में कबीलाई समाज था जो जनों में विभाजित था, वो जब जन और जन मिलकर जनपद बनाएंगे। भाई जब लोहे का व्यापक होने का, भूमि स्वामित्व की अवधारणा, कृषि प्रधान पेशा हो गया, तो जो जन छोटे छोटे वन में विभाजित था वो एक बड़ा जनपद बनाएंगे। तो आप लिख सकते हो कि जन जन मिलकर, जन जन मिलकर
जनपद बनाएंगे, जनपद बनेंगे, बनेंगे। ये हो गया साथियों। अब ये समझना चाहिए, तो एक बहुत आसान तरीके से आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि यहाँ पे पशुपालन था तो यहाँ पे कबीलाई समाज था, और जब कबीलाई समाज था तो छोटे छोटे जनों में समाज विभाजित था। और जैसे ही उत्तर वैदिक काल में आएंगे, लोहे की खोज हुई तो कृषि प्रधान पेशा हो गया पशुपालन की जगह। और जब कृषि प्रधान पेशा होगा तो भूमि स्वामित्व की अवधारणा आएगी, जब कृषि करने लगेगा कृषि। और जैसे ही भूमि स्वामित्व की अवधारणा आएगी तो साथियों आप देखोगे कि लोहे का व्यापक प्रयोग होने लगेगा। और जब भूमि स्वामित्व की अवधारणा भी है, लोहे का व्यापक प्रयोग भी है, तो जो पहले जन में विभाजित था समाज, वो जन मिलकर जनपद बनाएंगे। और जब जनपद बनाएंगे तो आप तुरंत यहाँ पे आप देखोगे कि जो महाजनपद काल में जो प्राथमिक पेशा हो जाएगा वो आपके सामने होगा कि व्यापक अधिशेष कृषि। जो प्राथमिक पेशा हो जाएगा व्यापक अधिशेष कृषि, व्यापक अधिशेष कृषि। तो जब व्यापक अधिशेष कृषि होगी तो आप जैसे ही आप नीचे आओगे कि जैसे आप देखोगे कि जब व्यापक अधिशेष कृषि होने लगी तो आप देखोगे कि राजा की शक्ति बढ़ेगी। और जब राजा की शक्ति बढ़ेगी तो जब राजा ताकतवर होगा तो जो जनपद बने थे, जो जन मिलकर जनपद बने थे, तो फिर उनको मिलाएगा। जब जो ताकतवर राजा होगा वो दूसरे जनपद को अपने में मिला लेगा। और जब जनपद मिलकर फिर महाजनपद बनाएंगे, तो आप सीधे लिख सकते हो कि राजा की शक्ति बढ़ी। और जब राजा की शक्ति बढ़ेगी तो जनपद मिलकर जनपद एक सेकेंड में इसे इधर कर देता हूं। जनपद मिलकर महाजनपद बनाएंगे, मिलकर महाजनपद बनेगा। तो साथियों ये जो आपको दिख रहा है ना, ये समझना चाहिए साथियों आपको। और ये बड़ा आसान है। अगर आपको जैसे अभी एक बार और मैं दोहरा देता हूं कि अगर मेन आपको जैसे महाजनपद काल को समझना हो तो आपको दिखेगा कि एक क्रमिक विकास दिखेगा। और जैसे ही क्रमिक विकास दिखेगा तो आप मेन आपके दिमाग में चलना चाहिए कि जैसे ही क्रमिक विकास आपके साथ दिखेगा तो आप देखोगे कि क्रमिक में जैसे ही ऋग्वैदिक काल था, उसमें ऋग्वैदिक काल में आप देखोगे कि पशुपालन प्राथमिक पेशा था। उत्तर वैदिक जैसे ही पशुपालन प्राथमिक पेशा था तो आप देखोगे कबीलाई समाज था। कबीलाई समाज जन में विभाजित था। छोटे छोटे जन मतलब आप बोल सकते हैं कि एक जन छोटे छोटे गांव थे, तो उन जनों में विभाजित था। और जब जनों में विभाजित था तो जैसे ही उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होगी तो आप देखोगे कि कृषि प्रधान पेशा हो जाएगा। और कृषि प्रधान पेशा हो जाएगा तो फिर आपके सामने जो लोहे का व्यापक प्रयोग होगा और भूमि स्वामित्व की अवधारणा आएगी। और जब भूमि स्वामित्व की अवधारणा और लोहे का व्यापक प्रयोग होने लगा तो जो जो छोटे छोटे गांव में या छोटे छोटे गांव में जो समाज विभाजित था वो मिलकर जनपद बनाएंगे। जनपद बनाएंगे, छोटे छोटे गांव मिलकर या छोटे छोटे जन मिलकर और जनपद बनाएंगे। तो जैसे ही महाजनपद काल में आएंगे तो महाजनपद काल में जो प्राथमिक पेशा वो व्यापक अधिशेष कृषि हो जाएगा। और जब व्यापक अधिशेष कृषि होगा तो राजा की शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि भाई उस पर अधिशेष भी है और व्यापक है। और जब एक व्यक्ति पर व्यापक अधिशेष बचा हुआ है तो राजा की जो पहले जो शक्ति थी उत्तर वैदिक काल में, राजा मजबूत तो पहले से ही था क्योंकि जन को मिलाकर जनपद बनाया। और जब जन और मजबूत होगा तो आप देखोगे कि जिस राजा की जितनी शक्ति होगी वही राजा, जो जनपद वाला जो राजा था, वो दूसरे जो कमजोर जनपद को अपने मिला के महाजनपद बनाएगा। तो जनपद जैसे ही राजा की शक्ति बढ़ती है तो जनपद मिलकर महाजनपद बनाते हैं। और जैसे ही महाजनपद बनेंगे तो आप देखोगे कि उन महाजनपदों में से भी एक मगध वो महाजनपद होगा। और मगध महाजनपद में आप देखोगे कि मगध महाजनपद में उसकी भौगोलिक अवस्थिति या किसी भी तरीके से आप देखोगे कि मगध महाजनपद बाकी जनपदों में ताकतवर होगा या मजबूत होगा या शक्ति संपन्न होगा। तो वो और महाजनपदों को मिलाकर अपने में एक मगध साम्राज्य का निर्माण करेगा। और मगध साम्राज्य का निर्माण होगा तो आप देखोगे कि मगध साम्राज्य में फिर विभिन्न प्रकार के वंश उस पर मगध में राज्य करेंगे।
तो आप देखो हर्यक वंश, उसके बाद फिर शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश से अब नंद वंश, नंद वंश के बाद आप देखोगे कि मौर्य साम्राज्य आ जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य आएगा। घनानंद को की हत्या करने के बाद वो मौर्य साम्राज्य के अपने गुरु चाणक्य की मदद से मौर्य साम्राज्य की स्थापना करेगा। तो ये साथियों ये कि यही आप देखोगे कि आपके दिमाग में जो खाका है वो बनना चाहिए कि ये जो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हो रही है वो किस तरीके से और किस तरीके जो परिस्थितियां क्या थी। तो ये सब तो इसके बाद जो मैंने आपको ये समझा दिया, उसके बाद में अभी जो मौर्य साम्राज्य की, क्योंकि राजनीतिक ज्यादा नहीं पूछता, ये थोड़ी पूछेगा कि मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, तो ये तो कई बार पूछ चुका है। और ये सबको ज्यादातर मतलब सभी विद्यार्थियों को पता ही होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का विष्णुगुप्त या चाणक्य गुरु था, या आप देखोगे तो उसका महामंत्री भी चाणक्य था। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे अब मेन, जैसे अब यहाँ से ये आपके समझ में आ गया होगा, तो मैं ये साफ कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैं आपको जैसे ही आपको जो मेन जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या महाजनपद काल को समझना है, तो आपको एक टॉपिक, एक पॉइंट और समझना पड़ेगा कि जो लोहे के प्रयोग से जो परिवर्तन आए ना, लोहे के प्रयोग से होने वाले जो परिवर्तन समाज में आए, और उन्हीं से जन जन ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे जो जन जन मिलकर जन जन में जो विभाजित था ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जन जन मिलकर जनपद बने, और फिर जनपदों को भी मिलाकर महाजनपद। ये क्यों बन रहा है? लोहे के प्रयोग से जो तो परिवर्तन आया ये। तो मेन आपको जो लोहे के प्रयोग का परिवर्तन की अगर हम बात करें, तो साथियों ये मैं साफ कर देता हूँ, ये अब आपके समझ में आ गया होगा। तो मेन आपको यही समझना था, ये मैं आपको एक थोड़ा फिगर बना के या थोड़ा इसमें समझाना चाहता था। नहीं वैसे पॉइंटों में अभी मैं लिखवा देता तो आपकी कुछ समझ में नहीं आता। तो अब आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन गया होगा कि किस तरीके से। तो मेन अब जैसे हम यहाँ एक पॉइंट और डालें कि लोहे के प्रयोग से होने वाले परिवर्तन क्योंकि जो भी परिवर्तन हुए वो लोहे के प्रयोग के बाद ही तो हुए। और जैसे ही लोहे के प्रयोग के परिवर्तन की अगर हम चर्चा करेंगे, तो मेन जैसे आ जाएगा कि अगर क्षेत्रों में भी अगर आपको बांटना हो, तो आप लिख सकते हो कि आर्थिक क्षेत्र में, अगर ये वैसे तो पूरा मैं वो करवा दूंगा, लेकिन अगर जैसे कहना हो तो आर्थिक, अगर आर्थिक क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र आप लिख सकते हो। आर्थिक क्षेत्र में अगर आप परिवर्तन देखोगे, तो साथियों आपको देखेगा कि वनों को काटकर कृषि क्षेत्र में का विस्तार हुआ। तो मतलब वनों को काटना आसान हुआ जब लोहे का प्रयोग होगा, उससे छाल और उससे ब्लेड और उससे कुल्हाड़ी लोहे की और ये सब हुआ। तो मेन आप यहाँ से जैसे आप लिख सकते हो कि वनों को काटना आसान हुआ। और जैसे ही वनों को काटना आसान होगा, तो कृषि क्षेत्र में विस्तार होगा। कृषि क्षेत्र में विस्तार होगा, और जैसे ही कृषि क्षेत्र में विस्तार होगा, तो कृषि अच्छी होगी और कृषि क्षेत्र में विस्तार होगा। और लोहे के प्रयोग से आप देखोगे यहाँ पे कि भूमि की जुताई अच्छी तरीके से होगी, और जब भूमि की जुताई लोहे के हलों से होगी, तो एक सुदृढ़ होने लगेगी ना। और जैसे ही भूमि की जुताई अगर लोहे के हलों से होगी, तो आप देखोगे कि उसी के बाद ही आप धान की रोपाई के भी साक्ष्य आप देख सकते हो। क्योंकि जैसे ही भूमि की जुताई अच्छी होगी, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि लोहे के क्षेत्र में विस्तार होगा, तो लोहे के प्रयोग ये दोबारा लोहे के प्रयोग से भूमि की जुताई अच्छी होगी, अच्छी लिख सकते हैं, अच्छी हुई। और जब भूमि की जुताई अगर अच्छी होगी, तो आप मेन तो आप लिख सकते हो कि उसके बाद जैसे भूमि की जुताई से अच्छे क्या फर्क पड़ेगा आप देखो तो भूमि की जुताई से आप धान रोपाई अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और जब धान रोपाई अच्छी तरीके से होगी, तो धान की फसल चावल के साथ वो मिलेंगे, चावल की फसल होने लगेगी। तो आप देखोगे कि चावल को बताते हैं कि थोड़े जो महिलाओं में
महिलाओं के लिए, महिलाओं की जो स्थिति हो उनके लिए, जो महिलाओं की जनन क्षमता उसके लिए बड़ा सुदृढ़ होता है चावल की जो होती है, चावल में जो न्यूट्रिशंस होते हैं। तो उसी पे आप देखोगे चावल की खेती होने तो आप देखोगे उत्पादन में वृद्धि हुई, उत्पादन में वृद्धि होगी। और जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो साथियों आप खुद सोचो कि जैसे ही जो भूमि की जुताई में लोहे का प्रयोग होने लगेगा, जब उत्पादन में वृद्धि होने लगेगी तो आप देखोगे कि जो उत्पादन में वृद्धि होगी तो आप उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ आप देखो गैर कृषि कर्म, जो गैर कृषि कर्म है, कर्म का अत्यधिक विकास होगा। जब उत्पादन में वृद्धि होने लगी तो आप ये देखते हो गैर कृषि कर्म का अत्यधिक विकास होगा। और जब गैर कृषि कर्म का अत्यधिक, तो साथियों रुको एक सेकंड, जब पूरा ये भर गया तो उत्पादन में वृद्धि के बाद मैं यहाँ से ही करवा देता हूँ पूरा आपको तो इसी में ये कर यहाँ जब उत्पादन में वृद्धि तक तो पहुंच गए। लोहे के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में विस्तार, वनों का काटना आसान, और जब वनों का काटना आसान होगा किस क्षेत्र में विकास होगा, उसके बाद लोहे के प्रयोग से जुताई अच्छी होगी, और साथ ही जब जुताई अच्छी होगी तो उत्पादन में वृद्धि होगी। और जब उत्पादन में साथियों वृद्धि होगी तो मैंने अभी आपको करवाया था कि जैसे ही उत्पादन में वृद्धि होगी तो गैर कृषि कर्म पर अत्यधिक विकास होगा। गैर कृषि कर्म का अत्यधिक विकास, गैर कृषि कर्म का अत्यधिक विकास होगा। और जब गैर कृषि कर्म का अत्यधिक विकास होने लगेगा समाज में तो आप देखोगे, देखो शिल्प उद्योगों का विकास होगा, या शिल्प उद्योगों में विविधता आएगी। भाई गैर कृषि कर्म का विकास होने के बाद ही तो आप देखोगे इतना परिवर्तन होगा कि शिल्प उद्योगों में विविधता आएगी, विविधता आएगी। और जब शिल्प उद्योगों में विविधता आएगी साथियों, क्योंकि गैर कृषि कर्म का मतलब क्या है कि कृषि के अलावा जो अदर जैसे शिल्प उद्योग हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि कृषि में उत्पादन में जब वृद्धि हो रही है, उत्पादन में पूर्णतः वृद्धि हो गई तो उसके अलावा जैसी वृद्धि होगी तब जो गैर कृषि कर्म है, कृषि को छोड़कर जितने भी हैं शिल्प उद्योग और जितने भी व्यापार वाणिज्य उन सब पर ध्यान दिया जाएगा। तो जैसे ही शिल्प उद्योगों पर ध्यान दिया जाएगा तब देखो शिल्प उद्योगों में विविधता आएगी, और जैसे ही शिल्प उद्योगों में विविधता आएगी तो श्रम का विभाजन एवं विदेशीकरण होगा। क्योंकि शिल्प उद्योगों में आप देखोगे कि जैसी विविधता आएगी, जो शिल्प उद्योग जो आएंगे तो आप मेन आपके सामने नजर आएगा कि जो उसमें देखोगे श्रम का, जो श्रम जैसे शिल्प उद्योग में जो शिल्पी थे वो भारतीय थे, और जब शिल्प जैसे ही आप देखोगे साथियों तो उसमें विदेशीकरण दिखाई देगा आपको, क्योंकि जब गैर कृषि कर्म पर पूरा वो होने लगा तो श्रम का विभाजन होगा, और जब श्रम का विभाजन होगा तो श्रम का विदेशीकरण होगा, और श्रम का विदेशीकरण होगा तो साथियों फिर आपके सामने आप देखोगे इस जो शिल्प संगठनों की श्रेणियों, शिल्प संगठन या श्रेणियों की स्थापना होगी या श्रेणियों का विकास होगा। तो ये क्रमिक है, जैसे शिल्प उद्योगों में विविधता आई और दूसरा श्रम का विभाजन होगा, श्रम का विभाजन स्लैश करके विदेशीकरण भी लिख सकते हो, विदेशीकरण, क्योंकि व्यापार वाणिज्य में आप देखोगे कि जैसे ही व्यापार वाणिज्य में आगे बढ़ोगे तो जो विभिन्न श्रेणियों, जो श्रेणी एक व्यापारिक संस्था थी, तो आप देखोगे कि शिल्प संगठनों या श्रेणियों, जो शिल्प संगठन थे व्यापार करने के लिए जो आते थे या जितने भी थे उन्हें श्रेणियां बोला जाता था। तो शिल्प संगठनों या फिर श्रेणियों का विकास, आप श्रेणियां लिख सकते हो, श्रेणियों का विकास होगा। और जब श्रेणियों का विकास होगा साथियों तो आप देखोगे कि जैसे ही श्रेणियों का विकास होगा तो जो विभिन्न श्रेणियां स्थापित होंगी हर जगह, और जब
विभिन्न श्रेणियां जब स्थापित होने लगी समाज में, तो आप देखोगे तो जो व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी। जब श्रेणियां अलग अलग समाज में जब विभिन्न श्रेणियां स्थापित होने लग गई, तो उनका व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी। और जैसे ही व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी तो आपको स्पष्ट तौर पर नजर आएगा कि पहली बार मुद्रा का प्रयोग होगा, और मुद्रा भी आहत मुद्रा का, जो पंचमार्क सिक्के जिन्हें बोला जाता है, ठप्पा मार जो होते हैं। तो विभिन्न श्रेणियों का, ये मैं साफ कर देता हूँ यहाँ से, पूरा ये वाला पोर्शन में हटा देता हूँ यहाँ से। और जैसे ही मैं यहाँ से ही कर देता हूँ, विभिन्न श्रेणियों का जैसे ही विकास होगा, तो साथियों में यहाँ ये न करके ये इसमें कर देता हूँ। विभिन्न श्रेणियों का विकास होगा तो आप देखोगे व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी, व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी। और जब व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी साथियों, तो आप देखोगे कि जो मुद्रा, जो पहली बार जो मुद्रा का प्रयोग होगा, आप लिख सकते हो पहली बार मुद्रा का प्रयोग, पहली बार मुद्रा का प्रयोग होने लगेगा। और मुद्रा में भी मुद्रा का प्रयोग, और जब पहली बार मुद्रा का प्रयोग होगा, उसमें भी मुद्रा में भी आप देखोगे आहत मुद्रा या पंचमार्क सिक्के जिन्हें बोला जाता है, तो आहत मुद्रा का प्रयोग होगा पहली बार। और जैसे ही आहत मुद्रा का आपको प्रयोग लगेगा जो पहली बार, क्योंकि जब व्यापार बढ़ गया और व्यापारिक जो गतिविधियां बढ़ी, और श्रेणियों का जो श्रेणियां क्या है, शिल्प संगठन आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कोष्टक में, शिल्प संगठनों को श्रेणियां बोला जाता था। और जब श्रेणियां बोला जाता था शिल्प संगठनों को, तो जो व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी, पहली बार मुद्रा का प्रयोग होगा। और जब पहली बार मुद्रा का प्रयोग होगा, आप देखोगे साथियों, यही द्वितीय नगरीकरण कहलाता है। द्वितीय नगरीकरण कहलाता है। नगरीकरण साथियों, यही द्वितीय नगरीकरण कहलाता है। द्वितीय नगरीकरण कहलाता है। तो यही मुझे आपको समझाना था साथियों, कि जैसे ही लोहे के प्रयोग से ही ये धीरे धीरे जो क्रमिक विकास हुआ, उसमें आप देखोगे कि जैसे ही व्यापारिक गतिविधियां, आध मुद्रा का प्रयोग या पहली बार मुद्रा का प्रयोग और द्वितीय नगरीकरण, और कहाँ उस लोहे के प्रयोग कृषि विस्तार और कृषि क्षेत्र में वृद्धि और उत्पादन में वृद्धि से स्टार्ट होकर क्रमिक जो विकास हुआ, आपको मैंने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो समझाया, वो यही है कि द्वितीय नगरीकरण हो जाएगा। और जैसे ही द्वितीय नगरीकरण होगा, तो उसके बाद जैसे ही महाजनपद काल प्रारंभ होगा, तो अब इससे आगे कल की क्लास में करते हैं साथियों। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में इस तरीके से साथ देने के लिए। मिलते हैं फिर कल। राधे राधे, जय हिंद।